So hello health warriors. So today's topic is the number one way to lower blood sugar. तो ब्लड शुगर को कम करने का या लोअर करने का नंबर वन या अल्टीमेट तरीका क्या हो सकता है, आज हम ये जानेंगे अपने इस पूरे वीडियो में और समझेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं ब्लड शुगर के और नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर बढ़ता ही क्यों है और कम करने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है उसकी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो नॉर्मल रेंजेस होती क्या है ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज क्या है जिसको कि हम कम करने की बात कर रहे हैं, जो अल्टीमेट तरीका क्या हो सकता है ब्लड शुगर को कम करने का। तो नॉर्मल रेंज को समझते हैं हम। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है या ट्रेडिशनल जो रेंजेस हैं नॉर्मल ब्लड शुगर की, वो समझते हैं सबसे पहले। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए यानी एक सामान्य पर्सन की जो रेंज जो डिसाइडेड है ऑलरेडी पहले से, जिसको ट्रेडिशनल तरीका मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, वो है अगर फास्टिंग है तो वो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए, और अगर 30 से 60 मिनट यानी खाना खाने के 30 से 60 मिनट ये एक पीक लेवल होगा उसके ब्लड शुगर का, वो 170 से 200 के बीच में होना चाहिए। और 2 से 3 घंटे बाद जो ब्लड शुगर लेवल थोड़ा डाउन होगा तो वो 120 टू 140 तक जाएगा एक सामान्य इंसान के लिए। और अगर वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज फंक्शन है उसमें, यानी ग्लूकोज जो है जो लगभग बॉर्डर लाइन टच कर रहा है, उन सारे लोगों के लिए क्या रेंज होगी, जिनको इम्पेयर्ड बोलते हैं। तो इम्पेयर्ड वालों के लिए रेंजेस हैं 100 टू 125, 100 से 125, 30 से 60 मिनट यानी खाना खाने के 30 से 60 मिनट बाद पीक लेवल होगा उसका 190 से 230, और 2 से 3 घंटे बाद 140 से 160 के बीच में, ये इम्पेयर्ड वाले पर्सन के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर कोई पर्सन है जिसको कि ऑलरेडी डायबिटीज़ है, उनके लिए रेंजेस जो है वो जो डिसाइड हुई हैं फास्टिंग की, वो 126 से ऊपर की जो रेंज होगी वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पर्सन के लिए होगी। और 30 से 60 मिनट पे जो उनका जो पीक लेवल आएगा यानी खाना खाने के बाद का जो पीक लेवल है वो आएगा 220 से 300 ब्लड शुगर जाएगी। और अगर 2 से 3 घंटे के बाद की बात करें हम, यानी जब ब्लड लेवल थोड़ा डाउन होगा तब भी वो 200 के ऊपर ही बना रहता है, स्पेशली डायबिटिक जो पर्सन है उसके लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ से जो ग्रस्त है, ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन रेंजेस को, ये थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं एक सामान्य पर्सन के लिए भी। यानी अगर सामान्य पर्सन के 30 से 60 मिनट खाने के बाद की भी ग्लूकोज देखेंगे तो 170 से 200 के आसपास रेंज बताई जा रही है, और 2 से 3 घंटे बाद 120 से 140 के आसपास की रेंज बताई जा रही है। थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ये थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होती है। हाँ, फास्टिंग की ठीक है 70 से 100 के आसपास, लेकिन बाकी जो रेंजेस हैं वो उतनी ऑप्टिमम नहीं है कहने का, ये मेरा मतलब है कहने का। तो ऑप्टिमम रेंज क्या होगी एक सामान्य पर्सन के लिए जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो उसकी ऑप्टिमम रेंज क्या होना चाहिए या क्या टारगेट होना चाहिए अल्टीमेटली हमारा। तो एज़ पर वेरियस रिसर्च और एज़ पर जो लेटेस्ट जो रिसर्च है स्पेशली इन डायबिटीज़ और अदर डायबिटीज़ के ऊपर, उसके आधार पे जो ऑप्टिमम रेंजेस जो एक समझ में आ रही है जो वो आती है। अगर ऑप्टिमम रेंजेस की बात करें तो 80 टू 90 आएगी उसकी फास्टिंग की अगर ऑप्टिमम रेंजेस एक सामान्य पर्सन की, नॉन डायबिटिक पर्सन की। और 30 से 60 मिनट बाद यानी पीक लेवल जो उसका होगा वो 90 से 110 के आसपास होना चाहिए। और आफ्टर 2 टू 3 आवर्स या 2 से 3 घंटे बाद उसका 80 से 90 के आसपास होना चाहिए। यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस ना हो, दैट विल बी द बेटर वे और ऑप्टिमम वे टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, इस चीज़ को मेंटेन करना। तो ये हो गई ऑप्टिमम रेंजेस की बात। तो ये हमने समझा कि ऑप्टिमम रेंजेस क्या चीज़ है और जो स्टैंडर्ड रेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। अभी हम समझते हैं कि बेसिकली ये सारे चीज़ें होती क्यों हैं, ये क्या समस्या है जिसकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ होता है, ब्लड शुगर डेवलप हो जाती है यानी हाई ब्लड शुगर हो जाती है, ये हो क्यों जाती है इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम कॉजेज़ को अगर देखें तो सबसे जो मूल कॉज आता है वो आता है फूड इनटेक का, कि हम किस तरह का फूड इनटेक कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है डिपेंड करता है। तो फूड इनटेक के ऊपर अगर हम समझें तो जो हम फूड का जो इनटेक है उसके ऊपर हमारा कोई हाई कार्बोहाइड्रेट का एक इनटेक है फूड का सबसे ज़्यादा मात्रा में, और उसके अलावा प्रोसेस्ड कार्ब भी हम बहुत सारे मात्रा में खा रहे हैं। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, शुगर ली जा रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, चाहे वो टेबल शुगर हो, हनी हो, जैगरी हो या किसी भी रूप में हो, गुड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हाई शुगर हो गए। और हाई कॉर्न शुगर सिरप हो गए, जो कि बहुत सारे जो डिफरेंट जो ड्रिंक्स आती हैं, मॉकटेल्स वगैरह, उनमें यूज़ किए जाते हैं हाई कॉर्न सिरप्स। और स्टार्च तो है ही कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, एक जो कि सबसे बड़ा एक बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो फूड इंटेक है ये बहुत बड़ा
रोल प्ले करता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एक तरीके से आपको समझाता हूँ इसको, एक सामान्य तरीके से, जिसमें कि अगर आप समझेंगे, अगर एक सामान्य पर्सन का एक लाइफ स्टाइल को देख अगर आप गौर करें, जब शुरुआती दिनों में जो इंसुलिन और ग्लूकोज की जो मात्रा है, जैसे सपोज़ ये ग्लूकोज का रिस्पॉन्स है हमारा और ये इंसुलिन का रिस्पॉन्स है, ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं इनिशियल ईयर्स में, यानी शुरुआती सालों में। कुछ सालों बाद क्या होता है कि ग्लूकोज का रिस्पॉन्स वहीं के में रहता है, लेकिन इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। क्यों? उसके बाद ये ग्लूकोज है, ये इंसुलिन है। फिर कुछ सालों में जैसे जैसे समय बीतता है, ग्लूकोज का रिस्पॉन्स वहीं की वहीं रहता है, लेकिन इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है वो 3 गुना हो जाता है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं, उसके बाद ग्लूकोज का रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, और तब तक जो है इंसुलिन अपने हाईएस्ट पॉइंट को टच कर चुका होता है, और यहाँ से जो है ग्लूकोज जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में लगभग 5 से 10 साल, किसी में 15 साल, किसी में 20 साल लगते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकते हैं ये साल। किसी में जल्दी ये कंडीशन डेवलप होगी, किसी में 5 साल में हो जाएगी, किसी में 20 साल तक भी ये कंडीशन नहीं आएगी। तो शुरुआत में हमारा, और जो कि ग्लूकोज जो है हमारा एक टाइटली कंट्रोल्ड चीज़ है शरीर के अंदर, जो कि ग्लूकोज को बॉडी जो है वो बहुत ही टाइटली कंट्रोल रखती है, मतलब टाइटली कंट्रोल्ड वेरिएबल्स है। इसीलिए जैसे साल बीतते जाते हैं, केवल इंसुलिन की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो कंटिन्यूसली नॉर्मल कंडीशन में रहता है, और यहाँ से बढ़ना चालू होता है जब इंसुलिन अपने हाईएस्ट पॉइंट को टच कर लेता है, यानी इंसुलिन जो है अपना थ्रेशोल्ड टच कर लेता है कि इसके आगे अब और संभावना नहीं है इस इंसुलिन को जनरेट करने की शरीर के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करने की अब और कंडीशन नहीं है, अब और मैनेज नहीं करी जा सकती शुगर को या ग्लूकोज को, और मैनेज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जो है यहाँ से शुगर बढ़ना स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अचानक से शुगर कैसे आ गई, हमें तो कुछ शुगर थी नहीं इतने सालों तक, तो हम बहुत बढ़िया चल रहा था हमारा सिस्टम, अचानक से अभी हमने चेक कराया शुगर आ रही है। तो ये कोई अचानक से आने वाली चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की एक प्रोसेस चल रही थी लगातार, जो कि हमारे फूड इंटेक के ऊपर निर्भर थी सारी प्रोसेस, कि हम किस तरह का फूड इंटेक कर रहे थे। अगर हमारे फूड इंटेक में ये सारी चीज़ें थीं, जिसमें कि हाई कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोसेस शुगर, हाई कॉर्न सिरप, स्टार्ची फूड, ये सारी चीज़ें हम लगातार सालों साल ले रहे थे, तो हमारा जो शरीर है वो बेसिकली एक हाईली इंटेलिजेंट मशीन समझ लीजिए उसको, कि इसमें एक अडेप्टिव फिजियोलॉजी काम करती है, जो कि हर हद तक कोशिश करती है हर तरह की कंडीशन से, हर तरह की परिस्थिति से मैनेज करने की या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करने की एक बहुत ब्रिलियंट एबिलिटी होती है हर एक सेल्स की, बॉडी की, ह्यूमन सेल्स की। तो कह सकते हो कि ह्यूमन सेल्स भी एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू अडेप्ट हो जाती हैं कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशंस हो जाती हैं, जिसके बेसिस पे वो केवल ग्लूकोज को तो मैनेज करती हैं, बट इंसुलिन को वो बढ़ाती जाती हैं, क्योंकि इंसुलिन को बढ़ा के वो ग्लूकोज को मैनेज करने में उनको सहूलियत मिलती है शरीर को। तो वो प्रायोरिटाइज़ करती है कि प्रायोरिटाइज़ क्या करना है शरीर को। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में ये चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं लंबे समय तक, और अचानक से लगता है किसी को कि डायबिटीज़ आ गई, और अचानक से सरप्राइज़ हो जाते हैं लोग कि डायबिटीज़ कैसे आ गई, हमें तो डायबिटीज़ आ ही नहीं सकती, हमें तो कुछ था ही नहीं इतने सालों से, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत बड़ा चेक कराया, हमारा तो शुगर सब कुछ नॉर्मली आ रहा है सालों से, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो बेसिकली तो नॉर्मल आना ही आना है, जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में बताया, वो नॉर्मल आएगा ही, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो नॉर्मल आने की पूरी संभावना है ग्लूकोज की। लेकिन अगर आप अंडरलाइंग अगर सही टेस्ट कराएं इसमें, अगर आप सही टेस्ट की तरफ जाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि चल क्या रहा है पीछे, डाउन द लाइन व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, कि सीन के पीछे हो क्या रहा है। अगर टाइमली यहाँ पर अगर टेस्ट कराया जाए, टाइमली टेस्ट से मतलब यहाँ अगर टाइमली इंसुलिन का टेस्ट कराएं, होमा IR का टेस्ट कराएं, तो हम 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जान सकते हैं कि होने क्या वाला है, और हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के द्वारा, कैसे उसको संभाल सकते हैं कि ये कंडीशंस आई ना आगे चल के। तो ये इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक मूल कारण प्ले करता है। और इसमें और एक चीज़ समझने की है, वो है ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज बेसिकली एक का जैसे मॉलिक्यूल जो रहता है वो हेक्सागोनल मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का एक प्रकार से। और जो कार्बोहाइड्रेट है यानी जो स्टार्च है, स्टार्च बेसिकली कुछ नहीं है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छा बन जाता है, बंडल बन जाता है, वो बेसिकली स्टार्च है और कुछ नहीं है। और इस स्टार्च को जैसे हमारे मुंह में हम जैसे कि कोई भी चीज़ का पहला बाइट लेते हैं, ऐसे कुछ खाते हैं, तो एक सेलिवरी अमाइलेज करके एक एंजाइम रिलीज़ होता है और ये एंजाइम जो है वो इमीडिएटली इसको बॉन्ड को तोड़ देता है। जो ग्लूकोज के बंच जो है 100, 200, 500, 1000 बंच जो है आपस में जुड़ के स्टार्च बना रहे हैं, ये तोड़ता है। और यही ये तोड़ता है
और इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ये पूरा स्टार्च, और इंस्टेंटेनियसली ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, यानी ये ब्लड में डायरेक्टली ये ग्लूकोज के फॉर्म में चला जाता है ये जो स्टार्च है। और ये मूल कारण बनता है बेसिकली शुगर के बढ़ाने का, क्योंकि हम लंबे समय तक अगर इस तरह की डाइट ही ले रहे हैं, फूड इंटेक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हाई स्टार्ची फूड है, हाई कॉर्न सिरप है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से। अब दूसरी बात आती है टेबल शुगर की, यानी जो शक्कर है, जो शक्कर खाते हैं या जो सिरप पीते हैं तरह तरह के, उनका क्या कहानी है। तो उन जो शक्कर होती है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एक में ग्लूकोज और फ्रक्टोज 50-50% होते हैं, एक जो टेबल शुगर होती है उसके अंदर। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि लगातार कोई शुगरी सिरप या शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं मिठाई के रूप में, या किसी भी अन्य तरीके से शुगर उनके यूज़ हो रही है एक अच्छी खासी मात्रा में, साथ में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड भी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो कल्प्रिट जो आता है वो आता है फ्रक्टोज़। कोई फ्रक्टोज़ एक ऐसी चीज़ है, इकलौती फ्रक्टोज़ ऐसी चीज़ है जो कि केवल हमारे सारे बॉडी की जो जितनी भी सेल्स हैं उसको हर कोई इसको फ्रक्टोज़ को प्रोसेस नहीं कर सकती, यानी फ्रक्टोज़ को संभालने की बात हर किसी की बस की नहीं है। फ्रक्टोज़ को संभालने के लिए स्पेशली लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन, या कह लीजिए लिवर की जो सेल्स हैं, दे आर ओनली सेल्स, लिवर की जो सेल्स हैं वो एफिशिएंट हैं केवल फ्रक्टोज़ को प्रोसेस करने के लिए, और फ्रक्टोज़ केवल लिवर के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है, यानी लिवर ही उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है फ्रक्टोज़ को। और फ्रक्टोज़ के अलावा एक और चीज़ होती है जो लिवर यूटिलाइज़ करता है, वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल और फ्रक्टोज़ ये दो चीज़ें जो हैं वो जो है लिवर के द्वारा ही प्रोसेस होती हैं। तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो मेन जो प्रॉब्लम आती थी जिसको हम बोलते थे AFLD, एक समस्या होती थी जिसको बोला जाता था AFLD यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। जो अल्कोहल पीने वाले जो लोग थे उनको फैटी लिवर की समस्या हो जाती थी, लिवर जो है उनका फैटी हो जाता था, लिवर के आसपास फैट डिपोजिशन होता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्लॉग्ड अप करने लगता था, जिससे कि लिवर की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ता था इस क्लॉग्ड अप होने की वजह से। तो इसको फैटी लिवर बोला जाता था इस कंडीशन को, जो कि मेनली पहले अल्कोहलिक फैटी लिवर के तौर पर होती थी, मतलब अल्कोहल की वजह से होती थी। लेकिन जैसे जैसे शुगर का यूज़ स्टार्ट हुआ और शुगर का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा हर तरह के उसमें, तो उसके बाद जो अभी जो कंडीशन आती है, जो अभी सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, वो हो चुकी है अब NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिसीज़ का जो मूल समस्या है वो आता है फ्रक्टोज़ की वजह से, हाई फ्रक्टोज़ इनटेक की वजह से, साथ ही साथ जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जैसे ही बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को भी जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में आता है तो इंसुलिन सारे ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है, इंसुलिन तो बढ़ रहा है लगातार, तो इंसुलिन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर देगा फैट में, और वो फैट भी जाके लिवर में डिपॉजिट होने लगता है उस तरीके से। तो फैटी लिवर की कंडीशन डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई फ्रक्टोज डाइट एज वेल एज द कार्बोहाइड्रेट का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। तो इस तरह का जो फैटी लिवर है ये क्लॉग्ड अप कर देता है फ्रक्टोज जो है पूरे लिवर को, और फैट जो है डिपोजिशन होने लगता है लिवर में बहुत बड़ी मात्रा में, और ये फर्दर एक ट्रिगर करता है एक और प्रोसेस को, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या, जैसे मैंने यहाँ बताया कि इंसुलिन आपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया, यानी थ्रेशोल्ड टच किया जब इंसुलिन ने, तो इसको हमने बोला 100% इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पर इस कंडीशन में 100%। तो ये इंसुलिन जो ऑलरेडी 100% रेजिस्टेंस की कंडीशन है, फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है फ्रक्टोज की फ्रक्टोज की वजह से, ये फर्दर इस समस्या को और बढ़ाती है और एग्रीवेट करती है, और ये एक विशियस साइकिल के तौर पे काम करने लगता है। एक विशियस साइकिल बन जाती है यहाँ से कि आप लगातार उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फैटी लिवर कंडीशन डेवलप हो चुकी है, लिवर के ऊपर असर आना स्टार्ट हो चुका है उस कंडीशन में। तो ये एक समझाने के लिए आपको, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा जो खान पान है वो कैसे प्रभाव डालता है ओवरऑल, शक्कर कैसे प्रभाव डालती है, कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रभाव डालता है, प्रोसेस्ड फूड कैसे प्रभाव डालता है, ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब हम समझेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उपाय क्या हैं इसके लिए। तो हम उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय को समझते हैं इसमें आगे इसमें। तो जो सॉल्यूशन हो सकता है, जो सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन उसमें सबसे नंबर 1 सॉल्यूशन जो इसमें हो सकता है वो है LCLC-OFD। अब ये LCLC-OFD क्या है, क्या चीज़ है, इसको समझिए। LCLC-OFD इज़ नथिंग बट ए लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी एंड ऑप्टिमम फैट डाइट। तो लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी और ऑप्टिमम फैट डाइट को जो है हम LCLC-OF डाइट बोलते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को आपको रिड्यूस करना है और
फैट की मात्रा को आप ऑप्टिमम तौर पे ले सकते हैं। तो अब मैंने ये बोला कि फैट की मात्रा को ले सकते हैं, इससे क्या मतलब है। तो एक छोटा सा एक चार्ट और समझते हैं इसमें, आप उसको और समझिए। इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझाता हूँ इसके अंदर में। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक पॉइंट और समझिए, कैसे फूड जो है, अलग अलग फूड के जो आइटम है हमारे, किस तरह से हमारे ब्लड शुगर को ट्रिगर करते हैं और किस तरह से उसकी वजह से इंसुलिन का ट्रिगर होता है। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एक डायग्राम के द्वारा। सो दिस इज़ द 100% रिस्पॉन्स, कोई चीज़ का 100% रिस्पॉन्स है, ये जो एरो बता रहा है। और यहाँ अलग अलग फूड आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पॉन्स होता है वो लगभग 80 to 90% जो है इससे ब्लड शुगर का जो है ट्रिगर होता है, यानी इंसुलिन का रिस्पॉन्स आता है। इससे इंसुलिन जो है वो ट्रिगर होता है 80 to 90% तक कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से। और अगर हम प्रोटीन का जब इंटेक करते हैं, कोई प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, तो इससे लगभग 10 से 15% का ही ट्रिगर होता है, अगर हम इसको परसेंटेज में समझें। ट्रिगर से मतलब है कि इंसुलिन कितना निकल के आया ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट के कंडीशन में 80 to 90% रिस्पॉन्स आ रहा है इंसुलिन का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो आपको वैसे बताया कि पूरा शुगर ही है। कार्बोहाइड्रेट इज़ नथिंग बट ए शुगर। तो उस कंडीशन में रिस्पॉन्स जो है वो 80 to 90% चला जाता है। प्रोटीन की कंडीशन में जो है 10 to 15% जाता है। आप बोलेंगे प्रोटीन कंडीशन 10 to 15% क्यों जाता है भाई, प्रोटीन भी शुगर में कन्वर्ट होता है क्या? यस, सम पार्ट ऑफ द प्रोटीन कैन आल्सो कन्वर्ट टू द ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कुछ हिस्सा प्रोटीन का, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में कोई प्रोटीन की डाइट लेता है, अगर कोई एक्सेस प्रोटीन डाइट लेगा, प्रोटीन डाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा अगर, तो उस कंडीशन में प्रोटीन से भी ग्लूकोज की तरफ बनने लगेगा और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनेगा उस कंडीशन में। तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू नया एक ग्लूकोज बनने लगेगा, बेसिकली प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन की वजह से, अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कोई ले रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उस कंडीशन में। अब बात आती है फैट की। तो फैट की कंडीशन में जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स आता है, यानी वो केवल आता है सिंगल डिजिट में, यानी 2%, 3% से लेके 5% तक हो सकता है फैट के कंडीशन में इंसुलिन का रिस्पॉन्स। तो ये फैट के कंडीशन में इतना कम क्यों है? फैट कंडीशन में इसलिए इतना कम है क्योंकि फैट जो है बेसिकली किससे बना होता है? फैट बना होता है फैटी एसिड से, और जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो डिपोजिशन होता है फैटी एसिड का, वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। और ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड कुछ नहीं है, 3 जो है मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, उसके 3 अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लिसरॉल के बॉन्ड से बंधे रहते हैं आपस में, इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, यानी फैटी एसिड्स हैं जो कि बेसिकली ग्लिसरॉल के बॉन्ड से बंधे रहते हैं। जो ग्लिसरॉल जो है इसके अंदर है, ये ग्लिसरॉल जो है वो बहुत ही थोड़े से मात्रा में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लिसरॉल बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटता है उस कंडीशन में, तब ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है। इसलिए ये 3 आइटम है अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका ये रिस्पॉन्स है। इसलिए ये डाइट के बारे में जो बताया है LC OFD, इसका पर्पस ही यही है पूरा कि लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी एंड ऑप्टिमम फैट, यानी फैट आप ले सकते हो इस डाइट के अंदर, बट कार्बोहाइड्रेट में आपको लोअर साइड में ले जाना है। तो और सॉल्यूशन पे आते हैं, और दूसरे में इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें ओवरऑल कम करना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना रहेगा। तो सारी तरह की शुगर्स हमें बंद करनी है, स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ शुगर्स, वेदर इट इज़ अ जैगरी या गुड़ हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो किसी अन्य तरह का शुगर हो, जिसको कि हम अलग तरह के नामों से जानते हैं अलग अलग रीजन में, लेकिन होती वो मीठी हैं सारी की सारी, वो चीज़ें सारी की सारी बंद करनी है मुख्य रूप से यहाँ पे। फिर आता है कि रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली स्टार्च वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पूरी तरह से रिड्यूस करना है। ये बहुत बड़ा गोल है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो स्टेपल डाइट है इंडियंस की, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट एक स्टेपल डाइट है, हर चीज़ में हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता ही होता है। तो उस केस में आप प्लांट फूड की तरफ जा सकते हो, यानी प्लांट फूड ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को खूब सारी मात्रा में खा सकते हो, जितना खा सकते हैं उतना खा सकते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, लेकिन आप खूब सारा खा सकते हो ये वाला कार्बोहाइड्रेट, बट स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते। स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट से मतलब है जिसमें कि जैसे कि पोटैटो है, यानी जो हमारा आलू है वो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, जो चावल है वो स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट है, और ऐसे अन्य जो है कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग रीज़न के हिसाब से आप देख सकते हैं उसको। और इसमें एक और सॉल्यूशन आता है, वो आता है ईट फ्यूअर मील्स। तो जो खाना है वो आपको ऐसा नहीं कि सुबह आपने नाश्ता किया, फिर सुबह 8-9 बजे नाश्ता किया आपने, उसके बाद आपने 11-12 बजे फिर से चाय पी, कुछ बिस्किट वगैरह खाए, फिर 1:30 बजे लंच किया, फिर 4 बजे फिर चाय बिस्किट कुछ ना कुछ खाया,
फिर आपने 8-9 बजे फिर कुछ खाना खाया और रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ दूध पी लिया या कुछ खा लिया। तो ऐसे करके आप 5-6 बार 10 बार जो खा रहे हैं, जो 5 से 6 बार 7 बार जो खा रहे हैं, इसको आपको कम करने के, इसको रिड्यूस करना है। एटलीस्ट इसको अगर 2 बार करेंगे अगर दिन में, अगर 2 टाइम्स मील वाले सिस्टम में आप लेके आएंगे इसको, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। सो आप कोशिश करें इसको कि आप लंच और डिनर करें, लंच और डिनर 2 ही कंडीशन को यूज़ करें। ब्रेकफास्ट और बीच में जो स्नैकिंग कर रहे हैं लगातार, उसको अगर आप स्किप करेंगे तभी इसमें ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होने में हेल्प मिलेगा और इससे ये फ़ायदा मिलेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को लोअर करने में बेसिकली। उसके अलावा आता है एक सॉल्यूशन आता है, वो आता है माइल्ड एक्सरसाइज का। माइल्ड यानी माइल्ड या जेंटल एक्सरसाइजेस का। इससे क्या मतलब है माइल्ड और जेंटल एक्सरसाइजेस का? माइल्ड जेंटल एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम एरोबिक्स, जिसमें कि हम ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव और लंबी जो हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज होती हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में कॉर्टिसोल फर्दर बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, इसका नाम है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल फर्दर एक दूसरे प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे देगा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए माइल्ड और जेंटल एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आप फैट बर्निंग को स्टार्ट कर सकें। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है, फैट को जो बर्न करने की जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट होगी, ये स्पीड अप होगी। तो इससे ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, जो कि पहला लेवल है आपका। ये डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको पहले दूसरे हफ्ते से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये गारंटेड। और बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे लेटेस्ट रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है, ये सारी डाइट्स ये प्रूव हुई है, ये सारी चीज़ें, जिसमें कि LCOF डाइट 100% प्रूफ होती है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें फॉलो करने से आपका ब्लड शुगर लेवल गारंटी के साथ में लोअर होने लगता है। और इसको मेंटेन करना है बेसिकली एक लाइफ स्टाइल चेंज के तौर पे, ना कि एक शॉर्ट टर्म आपने एक ऑप्शन लिया कि कुछ समय के लिए यूज़ कर लिया और उसके बाद वापस से आप पुराने डाइट के ऊपर आ गए, तो फिर ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसको लाइफ स्टाइल चेंज के तौर पे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप ग्रेजुअली जाएँ, धीमे धीमे चेंजेस करें किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना है, बंद नहीं करना। तो धीमे धीमे चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें के परिवर्तन आते जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इसको लेके। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आप बने रह सकते हैं मेरे चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन सभी लोगों को जिनको ये इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो अपने ब्लड शुगर लेवल को कम करना चाहते हैं। उन सभी लोगों को इसको शेयर करें। सो मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में और नए वीडियो के साथ में और नए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।